Good evening to all of you. Hello everyone. Welcome to Countryside HP एग्जाम हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट अकाउंटेंट पेपर वन का बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसका आज और कल मंडे और ट्यूसडे जो आप लोगों की रहेंगी वो आप लोगों की डेमो क्लास यूट्यूब पे रहेंगी। वेडनेसडे से ये बैच जो आप लोगों का होगा लाइव हो जाएगा, तो जितने भी स्टूडेंट पेड बैच के स्टूडेंट होंगे उनको क्लासेस वहाँ पे मिलेंगी। मॉक टेस्ट इसके मैं यूट्यूब के ऊपर अपडेट करता रहा करूंगा, वहां से भी आप लोग अपनी तैयारी कर सकते हैं। आज का जो पहला टॉपिक रहेगा हिंदी का डेमो लेक्चर होगा, वर्णमाला के ऊपर बात करेंगे। उससे पहले कुछ एक स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कुछ डाउट हैं, और सभी स्टूडेंट के ऐसे डाउट हैं, बट मोस्टली जिनसे मेरी बात हुई है उनके डाउट क्लियर हो चुके हैं। बट कुछ एक स्टूडेंट है जिनको हो सकता है डाउट हो सकता है आगे आ जाए, है ना। तो ध्यान रखना, जो भी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं प्लीज ध्यान से समझना। देखो, हमारे कोर्स की अगर बात करें तो मैं सिर्फ पेपर वन का कोर्स दे रहा हूँ। पेपर वन के कोर्स में हम आप लोगों को वीडियो लेक्चर देंगे, जो कि आप लोगों के लाइव भी रहेंगे और आप लोगों के रिकॉर्डेड भी रहेंगे। अगर लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं आप लोग, तो आप लोगों को हर एक लेक्चर रिकॉर्डेड मिलेगा। इसके अलावा कंप्लीट आप लोगों को इसके नोट्स मिलेंगे। नोट्स के बाद आप लोगों को इसकी टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज होगी। काफ़ी ज़्यादा मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज इसमें आप लोगों की हो जाएगी, तो आप लोगों के क्वेश्चन और ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर वन का बैच अगर आप लोग खरीदते हैं 1000 इसकी फीस रहेगी, 1 साल की वैलिडिटी होगी। ठीक है, ऐसे मान लो आप लोग आज खरीदते हैं तो अगली 26 फरवरी 2025 तक आप लोगों का ये वैलिड रहेगा। पेपर टू की बात करें, पेपर टू में मैं सिर्फ आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा। नोट्स के साथ साथ आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे। हर एक टॉपिक के आप लोगों को एमसीक्यूज होंगे, और इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, इसकी जो फीस रहेगी आप लोगों की वो रहेगी 2000 रुपये। पेपर टू जिसमें आप लोग जेओ अकाउंट प्लस ऑडिटर की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए आप लोग ये कंप्लीट बैच दोनों ही खरीदते हैं, तो आप लोगों से सिर्फ चार्जेस रहेंगे 2500। ठीक है, पर इसमें ये रहेगा कि आप इनमें से एक बैच खरीदते हो। ठीक है, कंप्लीट बैच लेते हो जीओए का, अगर आप लोग इसके साथ साथ ऑडिटर का भी पेपर का भी सिलेबस परचेज करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों का 3000 का ही रहेगा प्राइस। क्यों? क्योंकि आप लोगों का अभी जो सिलेबस आएगा उसमें जेओए और जेओए जो आप लोगों का जूनियर ऑफिस ऑडिटर है जो आप लोगों का, उसका सिलेबस थोड़ा सा अलग होगा, तो हमें डबल काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो अगर सिंगल बैच आप लोग परचेज करोगे तो आप लोगों की 2500 होगी कंप्लीट की। अगर आप लोग दोनों जेओए और जेओए और ऑडिटर का बैच परचेज करते हो तो फीस जो आप लोगों की 3000 रहेगी। ठीक है, इसके मैं आप लोगों को सैंपल प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके बाद सेकंड डाउट जो आप लोगों का आ रहा है कि पेपर वन आप लोगों का जो होगा वो क्वालिफाइंग होगा, पेपर टू जो आप लोगों का होगा इसकी आप लोगों की मेरिट बनेगी, ये ध्यान रखना। अब फिर एक और डाउट आ रहा है कि एक ही दिन आप लोगों के पेपर होंगे। क्वालिफाइंग मतलब होगा आप लोगों को 18 क्वेश्चन ठीक करने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। जिसके 18 क्वेश्चन ठीक होंगे मेरिट में वही स्टूडेंट जाएगा, उसका पेपर टू की ही मेरिट बनेगी। इसके बाद सेकंड डाउट जो आप लोगों का है कि पेपर एक ही दिन होगा या अलग अलग दिन होगा। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट इस वर्ड का यूज कर रहे हैं कि पेपर वन प्री है और पेपर टू मेंस है, ऐसा कुछ नहीं है जहां से भी आप लोगों ने सुना है। पेपर वन आप लोगों का सुबह की शिफ्ट में होगा, जिसमें आप लोगों का 10 बजे से लेकर 11 बजे तक का जो टाइमिंग होगा उसमें पेपर वन होगा। 60 मिनट आप लोगों को मिलेंगे, 50 क्वेश्चन आपने करने हैं। और इसके बाद होगा पेपर टू आप लोगों का होगा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक। आफ्टरनून सेशन आप लोगों का 2 घंटे का होगा, 120 मिनट मिलेंगे आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने के लिए। तो इसमें क्या रहेगा, आप लोगों की जो ओएमआर शीट होंगी दोनों ले ली जाएंगी आप लोगों की। उसके बाद क्या होगा, पेपर वन की ओएमआर शीट चेक होगी, पेपर टू की भी ओएमआर शीट होगी। ठीक है, रिजल्ट जब आप लोगों का आएगा, जो इनके पास एचपीपीएससी का सॉफ्टवेयर होगा वो क्या करेगा, कुछ इस तरह से करेगा जो मेरा आइडिया है। पेपर वन में जो जो स्टूडेंट क्वालिफाई कर गया होगा, जिसके मार्क्स 18 या 18 से ज़्यादा आए होंगे, वो सिर्फ रिजल्ट देगा किस चीज़ का, पेपर टू में सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का रिजल्ट देगा। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखना। पेपर टू का रिजल्ट पब्लिश जो होगा वो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का होगा जो पेपर वन में क्वालिफाइंग हो गए। उसके बाद पेपर टू का जो रिजल्ट बनेगा उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है, फिर क्रिएट होगी आप लोगों की मेरिट। समझ आ गया आप लोगों को कि पेपर टू सबका चेक नहीं हो, सबका चेक ही होगा, बट
रिजल्ट जो आएगा वो 18+ वालों का ही आएगा, जिनके 18 मार्क्स या 18 से ज़्यादा होंगे। और पेपर 2 में मेरिट जो आप लोगों के बनेंगे पेपर 2 के हिसाब से बनेंगे। तो समझ आ गया कि पेपर 1 क्वालिफाइंग है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बता दिया कि पेपर 1 में हम सिर्फ वीडियो लेक्चर, नोट्स और टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे, जिसमें कंप्लीट लेक्चर आप लोगों के करंट अफेयर के होंगे, हिमाचल प्रदेश के होंगे, हिंदी के होंगे और इंग्लिश के होंगे। नोट्स कंप्लीट रहेंगे और इसके साथ टेस्ट सीरीज रहेगी। पेपर 2 जो आप लोगों का रहेगा उसमें सिर्फ नोट्स होंगे, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज होंगे और एमसीक्यूज के अलावा टेस्ट सीरीज भी आप लोगों की कंप्लीट होगी। तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना। तो स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। जो आज की क्लास हमारी रहेगी वो हिंदी की क्लास होगी। हिंदी की क्लास में जो हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जो आप लोगों का टॉपिक होगा वो होगा वर्णमाला का। ठीक है, वर्णमाला से ही हम उस तरह से पढ़ेंगे कि आप लोगों के सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएं। ऐसा नहीं है कि आज मैं वर्णमाला पढ़ा रहा हूँ, कल मैं समास पढ़ाना शुरू कर दूंगा, परसों मैं संधि पढ़ाऊंगा, फिर उपसर्ग पढ़ाऊंगा, फिर प्रत्यय पढ़ाऊंगा। हिंदी को किस तरह से पढ़ाया जाता है वो मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताऊंगा कि पहले वर्णमाला के कौन कौन से टॉपिक उठाने हैं, उन्हीं क्वेश्चन से आगे के जो टॉपिक तैयार होते हैं और उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं, फिर उन्हीं क्वेश्चन का लिंक होगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तो किस तरह से आप लोगों के नोट्स होंगे सारा कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा। हम पढ़ेंगे किस तरह से, देखो नोट्स कुछ इस तरह से होंगे। आज का जो टॉपिक आप लोगों का होगा उसमें हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला को हम सिंपल पढ़ते हैं यहाँ से, वर्ण के भेद से, बाकी चीज़ों को हम नहीं पढ़ते हैं। बट हमें सारा का सारा पढ़ना पड़ेगा। ये 5 टॉपिक आप लोगों के इसमें बनते हैं, जिसमें हम वर्ण के भेद, वर्ण का उच्चारण स्थान, वर्ण विन्यास, वर्ण संयोग जो होता है, हिंदी शब्दकोश। हिंदी शब्दकोश का मतलब हिंदी डिक्शनरी में वर्णों एवं शब्दों का स्थान क्या होता है और प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आज के सेशन में, मेन मेन चीजें। फिर ये जब जो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ ये आपके नोट्स हैं। ठीक है, पढ़ाना मैंने किसी और तरीके से, इस तरह से आप लोगों को वर्णमाला का पूरा मतलब होगा। जो मेन मेन चीजें होंगी उनको रेड कलर से ऐसे नोट कर दिया जाएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है कि क वर्ग में कौन सा आता है, च वर्ग में कौन सा है, ट वर्ग में कौन सा है, त वर्ग में कौन सा है, प वर्ग में कौन सा है, अंतस्थ क्या होते हैं, ऊष्म क्या होते हैं, संयुक्त क्या होते हैं, स्वर क्या होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। यहाँ से डायरेक्टली एक क्वेश्चन आपको सीधा सीधा हिट हो जाता है। ठीक है, अक्षर की परिभाषा क्या होती है, ये सारे उदाहरण दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह से आप लोगों के नोट्स भी आप लोगों को साथ साथ में पढ़ाता रहूंगा और आप लोगों को देता रहूंगा। जैसे एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके हम नोट्स करेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है हमारा वर्णमाला का टॉपिक, जिसको हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज हम, हमारा क्या टॉपिक है, वर्णमाला। तो वर्णमाला के क्या क्या क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने आप लोगों से क्या कहा कि हम वर्णमाला में 5 चीजें पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे कि वर्ण के भेद क्या होते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, वर्ण विन्यास क्या होता है या वर्ण संयोग क्या होता है। हिंदी डिक्शनरी जो आप लोगों की होती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इंग्लिश डिक्शनरी होती है, इंग्लिश डिक्शनरी में आप लोगों के जो वर्डिंग रखी जाती है, पहले ए के सारे वर्ड होंगे, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, इस तरह जेड तक। हिंदी वर्णमाला में कुछ ऐसे नहीं होता है। उसमें जो आप लोगों के शब्द स्थान दिए जाते हैं वो कुछ अलग तरीके से हैं, वो मैं बाद में आप लोगों को बताऊंगा। फिर हम प्रयत्न के आधार पर जो वर्ण आप लोगों के होते हैं उनका वर्गीकरण किस तरह करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक शब्द बार बार सुन रहे हैं कि वर्ण। वर्ण होता क्या है, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि हमारा वर्ण क्या होता है। ये मैं पूरा का पूरा लेक्चर जो आप लोगों का कोर्स का होगा वो मैं इसी तरह पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं होगा कि सामने पीडीएफ होगी और जल्दी जल्दी से आप लोगों का जो कोर्स होगा 10 दिन में 15 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मिनिमम आप लोगों के 40 to 45 डेज आप लोगों का लेक्चर रहेंगे। 45 डेज में आप लोगों को हिंदी बिल्कुल परफेक्ट आएगी और उसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यूज भी ढेर सारे डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, तो वर्णमाला का मतलब क्या होता है और उसमें हम जो पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें हम पढ़ रहे हैं कि वर्ण क्या होता है। ठीक है, वर्ण होता है, आप लोगों ने नोट्स बनाने होंगे, नोट्स बना लेना, अदरवाइज नोट्स आप लोगों को मिलते जाएंगे। और एक बुक भी मैं आप लोगों को सुजेस्ट कर दूंगा, आप उस बुक को परचेज कर सकते हैं, उससे ही पढ़ना, पूरा पेपर वहां से बन जाएगा। जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना हो, ठीक है, उसको हम वर्ण कहते हैं। डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है, जैसे हमने लिखा अ। अब बताओ आप, अ के आप कितने टुकड़े कर सकते हैं। समझ आ रहा है आप लोगों को कि अ के आप कितने टुकड़े कर सकते हैं। जैसे मान लो आपने लिखा आ के तो आप टुकड़े कर सकते हैं कि अ और अ मिला के, बट ये इसके क्या टुकड़े करोगे आप, समझ आ गया होगा मैंने क्या लिखा।
दूसरा शब्द आप लोगों को यूज होता है एक, जिसे हम कहते हैं अक्षर। अक्षर का भी हम आगे आगे पढ़ेंगे, तो अक्षर बार बार में सुनाई देगा आप लोगों को, तो अक्षर का भी पता होना चाहिए। अक्षर होता है जिसको नष्ट न किया जाए, जिसको डिस्ट्रॉय न किया जाए, खत्म न किया जाए, जो नष्ट ना हो, जिसको नष्ट ना किया जा सके, या जिसको जितना है उससे कम ना किया जा सके, तो वो क्या होता है आप लोगों का, वो होता है अक्षर। तो ये भी आप लोगों ने याद रखना है, इससे भी आप लोगों को आते हैं। फिर आप लोगों का आता है एक ध्वनि। अब ध्वनि आप लोगों की क्या होती है? ध्वनि होती है कि प्रत्येक वर्ण की, या प्रत्येक वर्ण में एक निश्चित आवाज को ध्वनि कहते हैं। वो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ध्वनि। ठीक है। तो अब समझिए आप लोगों का क्वेश्चन कैसे तैयार होता है। ठीक है, मान लो इनमें से कुछ नहीं पूछा जाएगा, और वैसे भी पूछा नहीं जाता इसमें से। जो पूछा जाएगा वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये आप लोगों को वर्ण का पता होना चाहिए, अक्षर क्या होता है, ध्वनि क्या होती है, बेसिक चीजें हमारी क्लियर होती। पहला क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा कि वर्ण, अक्षर और ध्वनि में सबसे छोटा क्या है। तो सबसे छोटा इनमें से क्या होगा, ये पूछेंगे आप लोग। ये पूछा जाएगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन आप लोगों को आएगा ही आएगा। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने कि सबसे छोटा इनमें से क्या आएगा। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, अगर बात की जाए तो सबसे छोटी होती है ध्वनि। ध्वनि से बड़ा होता है आपका वर्ण, और वर्ण से बड़ा होता है अक्षर। तो समझ आया आप लोगों को? हिंदी भाषा में सबसे छोटा स्तर किसका होता है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन बनाना हो आप लोगों का, तो क्वेश्चन ऐसे बनाएंगे, भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है। भाषा या वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो भाषा या वाक्य की जो सबसे छोटी इकाई है वो हमें समझ आती है कि वो आप लोगों की होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। अब आप लोगों को दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाषा या वाक्य की सबसे बड़ी इकाई क्या है। अगर तो ये तीनों ऑप्शन आप लोगों को दे रखे होंगे जिसमें ध्वनि, वर्ण या अक्षर होगा, तब तो आप लोगों को पता है अक्षर, इनसे भी बड़ी ध्वनियां होती हैं। अक्षर के बाद आप लोगों का क्या आता है, वो हम आप लोगों को नोट्स में प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से क्वेश्चन आता नहीं है कभी भी। बट सबसे छोटी इकाई पूछी जाती है, तो सबसे छोटी इकाई क्या होती है आप लोगों की? सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि। अब मैं आप लोगों को कुछ और चीजें बताता हूँ, यहाँ से आप लोगों ने क्या चीजें याद रखनी है। जब भी आप लोगों को लिखित के बारे में आएगा, लिखित होता है आप लोगों का रिटन फॉर्म की बात आएगी। जब भी आप लोगों को मौखिक की बात आएगी, मौखिक होता है वर्बल। ठीक है, मुंह से बोलते हैं जो हम चीज, वो वर्बल होती है आप लोगों की। और इसके अलावा जब भी आप लोगों को बात आएगी छोटी इकाई की, तो उसका क्या आंसर होगा। ठीक है। तो वर्ण क्या है, तो वर्ण एक लिखित इकाई है। तो याद रखना आप लोगों ने, वर्ण एक लिखित इकाई है। ठीक है। इसके बाद आप लोगों को सेकंड आएगा, अक्षर क्या है। अक्षर एक मौखिक इकाई है। ध्वनि क्या है, ध्वनि आप लोगों की सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, तो समझ आ गया होगा, साउंड फॉर्म जो आप लोगों की होती है वो आप लोगों की। अब समझिए, मान लो आप लोगों से क्वेश्चन आता है कि भाषा एवं वाक्य की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लोगों ने दे दिया आंसर ध्वनि। मान लो ध्वनि ऑप्शन में नहीं है, अगर ध्वनि ऑप्शन में नहीं है तो वर्ण होगा, अगर वर्ण ऑप्शन में नहीं होगा तो अक्षर होगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, जो है आप लोगों को वही आएगा। बट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, मान लो ध्वनि नहीं ऑप्शन में आता है तो वर्ण, वर्ण नहीं आता है तो आप लोगों का अक्षर होता है। तो हम बात करेंगे यहीं पे, आगे शुरू करते हैं। आप लोग समझिए, जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं, ठीक है, समझिए, आप लोग ऐसे समझिए कि जब हम वर्ण का उच्चारण करेंगे या
वर्ण को बोलते हैं, तब ये क्या बनता है? जब भी हम वर्ण को बोलते हैं तो उसको अक्षर कहा जाता है, उसको अक्षर कहा जाता है। ठीक है, तो जब हम अक्षर को लिखते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो उसको हम वर्ण कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक वर्ण की एक निश्चित ध्वनि होगी। क्या होगी? प्रत्येक वर्ण की एक निश्चित साउंड होगी, ध्वनि होगी। ठीक है, आवाज होगी। ओके, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको तो ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि को हम संकेत चिन्ह भी कहते हैं, याद रखना आप लोग, क्योंकि जरूरी नहीं है। ठीक है, ये साइन में भी यूज की जाती है, तो ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैंने पीछे ही आप लोगों को अभी बोला कि जब भी हम वर्बली फॉर्म में किसी भी चीज को बोलेंगे, ठीक है, मौखिक रूप से जब भी हम किसी चीज को बोलेंगे तो हम उसको अक्षर कहते हैं। जब उसी फॉर्म को हम रिटन फॉर्म में कहेंगे उसको वर्ण कहा जाता है। जब उसी वर्ण में एक साउंड आ जाता है तो उसको ध्वनि कहा जाता है। तो किसी भी तरह से आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, 8-10 तरह की और बना सकते हैं, बट नहीं बनानी है हमें। जितनी इंपॉर्टेंट, इतनी जो हमें समझ आ सके, या हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, तो हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ से कंप्लीट होता है। ओके, तो पता लग गया आप लोगों को मैंने आप लोगों से क्या कहा? अक्षर के बारे में हमने बात की, वर्ण के बारे में बात की, और उसकी एक निश्चित ध्वनि के बारे में बात की। अब अगर हम बात करें यहाँ पे वर्ण की, तो वर्ण हमें समझ आ गया कि वर्ण होता क्या है ना? तो वर्ण को मैंने बताया जिसके खंड अर्थात टुकड़े ना किए जा सके। ठीक है, जिसको एक बार जैसा लिखा वैसा ही हो। उसकी एक आप लोगों की निश्चित मतलब जो आप लोगों का वर्ण होगा उसको हम लिखित फॉर्म में, या उसकी एक लिखित इकाई होती है। क्या होती है? लिखित इकाई, उसको हम रिटन फॉर्म में लिखते हैं। तो हमारा यहाँ से एक क्वेश्चन और क्रिएट होता है कि जो वर्ण है उसके फर्दर आगे कितने पार्ट होंगे, मतलब वो उसके कितने भेद होंगे। तो अगर हम भेद की बात करें तो वर्ण के भेद होते हैं 3। बट आप लोगों को ऑप्शन में 3 कई बार नहीं दिया जाता है। इसके पीछे का भी रीजन आप लोगों को बताता हूँ। ऑप्शन में आप लोगों को 2 भी होता है। मान लो आप लोगों को क्वेश्चन आ जाता है कि वर्ण के कितने भेद हैं। ऑप्शन आया 1, ऑप्शन आया 2, ऑप्शन आया 4 और ऑप्शन आया 5। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? तब आप लोगों का राइट आंसर होगा ये। फिर आता है वर्ण के कितने भेद हैं, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। तो आप लोगों का राइट आंसर होगा ये। अब ऐसा क्यों एक जगह मैंने 2 लिख दिया, एक जगह 3 लिख दिया? तो आप लोग समझिए, आप लोगों ने क्या याद रखना है कि इसके जो भेद होते हैं वो होते हैं 3। ठीक है, कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक होता है स्वर वर्ण, और एक होता है आप लोगों का व्यंजन वर्ण। ठीक है, और तीसरा आप लोगों का होता है अयोग वाह वर्ण। पीछे लिख बताए मैंने आप लोगों को, अभी है अयोग वाह। ठीक है, अभी हमने पीछे इनकी बात की है। अब स्वर वर्ण क्या होते हैं आप लोगों के? जैसे हम बोलते हैं अ, व्यंजन, क बोल दिया। अयोग वाह क्या होते हैं आप लोगों के? तो इसको हम बात करें। अयोग वाह ऐसे होंगे जिनका योग, लिख लो ऐसे, अयोग वाह, डेफिनेशन लिखो पूरी की पूरी, जिनका योग ना तो स्वर में हुआ और ना ही व्यंजन में हुआ। ठीक है, जो शेष बच जाते हैं उनको हम अयोग वाह कहते हैं। मैंने क्या कहा? अयोग वाह, जिनका योग ना स्वर में हुआ ना व्यंजन में हुआ, जो बच गए वह कहलाए आप लोगों के अयोग वाह। ये होते कौन है? ये आपने याद रखना, ये 2 प्रकार होंगे इसके। अयोग वाह होते हैं सिर्फ 2। एक होता है, ठीक है, ये ऐसे लिखते हैं इनको ऐसे, और
ऐसे लिखते हैं, ये होते हैं ये। बट हम इनको नीचे कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। हम सिर्फ दिखाने के लिए इनको ऐसे अ लगा देते हैं आगे, है ना। तो कहीं भी क के ऊपर लग सकता है, गमला हो गया आप लोगों का। ठीक है, तो ये किसी भी तरह कोई भी चीज़ है वो हम धीरे 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 बात करेंगे। तो जब भी आप लोगों को ऊपर बिंदी दिखेगी तो ये कौन सा अयोगवाह है? ये अनुस्वार अयोगवाह है। जब पीछे लगेंगे आप लोगों के दो बिंदी तो ये विसर्ग आयोगवाह है। तो आप लोगों को दो चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी कि आयोगवाह किसे कहते हैं, जो जिनका योग ना तो स्वर में हुआ हो ना व्यंजन में। जो बच गए वो आप लोगों के आयोगवाह। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। आगे की बात करें, अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि स्वर वर्ण और आप लोगों के व्यंजन वर्ण कौन से हैं। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखो, जिन स्टूडेंट के पास मेरा ऑलरेडी कोई बैच है, जिन्होंने जिनके बीच में हिंदी, इंग्लिश और आप लोगों का बाकी टॉपिक हैं जो आप लोगों के फर्स्ट पेपर में, उनको जरूरत नहीं पड़ेगी बैच परचेज करने की, ना, आप लोगों के पास ऑलरेडी है। तो ये ध्यान रखें। स्वर वर्ण क्या होता है? स्वर वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी की सहायता से किया जाए। उनको क्या कहा जाता है? उनको अयोगवाह किया जाता है। एक डेफिनेशन इसकी ये होगी। दूसरी तरफ हम लिख सकते हैं जिन वर्णों का उच्चारण जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र पूर्वक किया जाए उनको स्वर वर्ण कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में क्या पूछा जाएगा? डायरेक्टली क्वेश्चन आप लोगों को हिट होते हैं कि हिंदी में या हिंदी भाषा में स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में स्वर वर्ण की जो संख्या है वो है टोटल 11। और इसी तरह आपको आएगा क्वेश्चन जो कि ना पूछा जाता है वैसे तो। अब संस्कृत भाषा में इसकी कितनी संख्या है? संस्कृत भाषा में है इसकी संख्या 13। ठीक है, कितनी आप लोगों की संख्या है? 13 है आप लोगों की संख्या। तो आपने याद रखना है, जो दो एक्स्ट्रा बनते हैं उसमें ये बड़ी री लगती है। एक ये बड़ी री और एक ये री नीचे वाली, जिसे हम कृष्णा लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज अब हमने बात की कि हिंदी भाषा में 11 वर्ण जो हमारे काम के हैं वो कौन कौन से हैं, तो समझिए। वो हैं आप लोगों के अ, आ, ई, बड़ी ई, ओ, बड़ा ओ। ठीक है, री। देखो ये छोटी री होती है। बड़ी री होती है जिसके नीचे एक और लग जाए, ऐसे है ना, छोटा एक और री बन जाए। फिर होता है ए, फिर ए, फिर ओ, और फिर आता है औ। ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछ ले जाता है कि बताओ ये जो ए है ये क्या है। तो ये क्या है? आप लोगों का स्वर वर्ण की एक संख्या है, इसको हम स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है जी, तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है। अब हमारे पास जो संस्कृत के दो इसमें ऐड होते हैं वो कौन से होते हैं? ये बड़ा री। ये याद रखना आप लोगों ने। क्या कहा मैंने? ये जो आप लोगों का री होता है, मैं थोड़ा और बड़ा करके लिखता हूँ। हम लिखते हैं सिर्फ एक बार, इसको दो बार बना दो। ये बन गया बड़ा री आप लोगों का। और इसके बाद होता है ये वाला री, जिसको हम री कहते हैं, वैसे री होता है ये, है ना। तो इसको ध्यान रखना आप लोगों ने। अब समझिए, जैसे मैंने यहाँ पे छोटा री लिखा और यहाँ पे मैंने बड़ा री लिख दिया, इसके पीछे का डिफरेंस क्या होता है? जब भी आप छोटे री का प्रयोग करोगे, जब भी आप छोटे री का प्रयोग करोगे तो ये प्रयोग होता है जैसे हम लिखते हैं ऋषि। जैसे हमने लिखा ऋषि। अब बड़े री का प्रयोग कहाँ होगा? ये वाले का, ये बड़ा री आप लोगों का प्रयोग होता है ऋचा को लिखने में।
ठीक है, हम तो ऋचा नॉर्मल लिख देते हैं ना, ऐसे ऋचा, बट शुद्ध वाक्य में जब हम लिखें तो ऋचा को ऐसे लिखा जाता है। ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये री, ये वाला, इसको लरी क्यों लिखा, इसको तो ऐसे ही लिखते हैं हम, ली लरी। तो ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, जैसे आप लोगों ने कृपा लिखना हो, कृपया लिखना हो, आप लोगों ने पितरी लिखना हो, ठीक है, वहां प्रयोग होगा। आपने तृष्णा लिखना हो, तृण लिखना हो, कृष्णा लिखना हो, तो वहां पे ये वाला लरी प्रयोग होगा। तो ये जो प्रयोग होते हैं आप लोगों के, ये दो, ये होते हैं संस्कृत भाषा में। और ये वाला जो आप लोगों का ऋषि वाला है, ये प्रयोग होता है आपका हिंदी भाषा में। ये भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं। ये थोड़े डीप वाले क्वेश्चन होते हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, होते ये बेसिक है, बट ये मिलते नहीं है आपको किताबों में कि ये किस तरह आप लोगों ने इनको करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमने स्वर वर्ण की जो संख्या थी वो मैंने आप लोगों को बता दी कि स्वर वर्ण होते क्या है। स्वर वर्ण होते हैं जिन वर्णों का उच्चारण हम स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं, बिना किसी की सहायता से करते हैं। इसके टोटल कितने भेद होते हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री, ए ओ और औ। ठीक है। 13वां और 12वां जो आपका होगा, एक तो होगा बड़ा री और एक होगा छोटा री, है ना, नॉर्मल आप लोगों का। अब हमें क्वेश्चन आप लोगों को जो पूछे जाएंगे, जो आप लोगों ने एग्जाम देखे होंगे, इसमें क्वेश्चन आते हैं कि जो आप लोगों का स्वर वर्ण होता है, इस स्वर वर्ण के भेद कितने होते हैं? इन स्वर वर्णों के भेद कितने होते हैं? इन स्वर वर्णों के भेद होते हैं 4। कितने होते हैं आप लोगों के? 4। तो आप लोगों को आज एक चीज नई समझ आएगी, जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं चीजों को, तो वो किससे निकल कर बनी थी। पहला जो भेद होता है वो होता है मात्रा, दूसरा उच्चारण, और तीसरा होता है आप लोगों का समय। मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के भेद। ठीक है। एक ये क्वेश्चन आपको आएगा। तो ये फर्दर डिवाइड होता है आपका 3 हिस्सों में। तो ये कौन कौन से होते हैं? इसको भी लिख सकते हैं आप लोग, और लिखना ही पड़ेगा। ये होते हैं ह्रस्व स्वर। वर्ड सुना होगा आप लोगों ने कि ह्रस्व स्वर भी होता है। दूसरा इसका जो हिस्सा होता है वो होता है दीर्घ स्वर। और तीसरा जो इसका भेद कहलाएगा, वो आप लोगों का होता है पलूत। तो ये समझे आप लोग, इनका जनरेशन कैसे निकल के आई। तो ये हम वर्ण पढ़ रहे थे। वर्ण के फर्दर हमने 3 हिस्से किए, जिसमें हमने स्वर वर्ण पढ़ा, फिर हम व्यंजन पढ़ेंगे बाद में, फिर अयोगवा। फिर हमने स्वर वर्ण के बारे में पढ़ा, और स्वर वर्ण के मैंने आप लोगों को डेफिनेशन बताई, टोटल इसके बताए कि कितने आप लोगों के होते हैं, टोटल संख्या 11 बताई। फिर उसके बाद बताया कि इसके आगे भेद होते हैं 4, जिसमें हमने सबसे पहला भेद जाना कि मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वर के भेद होते हैं 3। ये फर्दर डिवाइड हो गया 3 हिस्सों में आके। 3 हिस्सों में कहाँ पे प्रयोग हुआ, तो ये समझिए कि ह्रस्व स्वर जो आप लोगों का होता है, इसको लघु स्वर भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। और इसको एक मात्रिक भी कहते हैं, इसमें एक ही मात्रा का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको एक मात्रिक भी कहा जाता है। अभी जैसे ही आप लोगों का आगे आएगा दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर जो आप लोगों का होता है, इसको हम द्विमात्रिक कहते हैं। जैसे पीछे अगर एक मात्रा लग रही थी, तो इसमें आपने कितनी मात्रा लगा दी? इसमें आपने 2 मात्राएं लगा दी। ठीक है। या इनको बड़े स्वर भी कहते हैं, संयुक्त स्वर भी कहते हैं, कुछ भी आप लोग इनको कह ले। संधि स्वर भी कहते हैं, बट हम उनको डिटेल में जब टॉपिक पढ़ेंगे वहां बात करेंगे। अब ये पलूत स्वर होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको विशाल स्वर कहता है, और इसको इंपॉर्टेंट कहा जाता है पवित्र स्वर। तो पवित्र स्वर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि धर्म से रिलेशन इसका होगा कहीं ना कहीं। तो ये समझिए, ह्रस्व स्वर जैसे मैंने कहा एक मात्रा में प्रयोग होगा, तो अ जैसे आप लोगों का होता है। दीर्घ स्वर की बात की तो हमने बात की 2 मात्रा, तो हमने अ को आ बना दिया। और ये जो आप लोगों का आता है पलूत स्वर, पलूत स्वर को त्रिमात्रिक भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, डिटेल पढ़ेंगे आगे, क्योंकि इसमें 3 मात्राएं यूज होती हैं। जैसे हमने लिखा ओम, तो इसका ये होता है ना। तो ये चीज याद रखना आप लोगों ने। तो आगे बात करेंगे इसकी हम फिर से। अब हमारा दूसरा आता है इसी का ही, स्वर वर्ण के भेद में मात्रा, उच्चारण और समय के बाद आप लोगों का आता है ओष्ठाकृति। ओष्ठाकृति होती है आपके होंठ जो होते हैं, लिप्स जिन्हें कहते हैं हम। ओष्ठाकृति के आधार पर भी आप लोगों के भेद होते हैं। ठीक है। ओष्ठाकृति के आधार पर जो स्वर वर्ण के भेद होंगे वो होते हैं 2 तरह के।
तो ये भी आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे। एक होते हैं वृत्ताकार और दूसरे होते हैं अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार का मतलब होता है सर्कल। ठीक है, कि ऐसे आप लोगों के वर्ण होंगे जिनका उच्चारण करते समय जो आप लोगों के होंठ या आप लोगों के लिप्स होंगे उनका आकार हो जाता होगा वृत्त की तरह गोल। पर ऐसे भी वर्ण होंगे जिनका उच्चारण करते समय आपके होंठों का जो सर्कल नहीं बनेगा, आवृत बनेंगे। मतलब उनका जो आप लोगों का शेप बनती है, कभी वो ऐसे बन जाते हैं, हर किसी तरह से बनते हैं, बस वो सर्कल में नहीं बनते। ठीक है, ये हो गया इसका दूसरा टाइप। इसी में ही आप लोग एक और तीसरा टाइप पढ़ेंगे जो प्रयत्न के आधार पे होता है, या जिसको जीव की आकृति के आधार पर कहते हैं। जीवा के आधार पर या जीव की आकृति के आधार पर भी स्वर के भेद किए गए हैं। जीव की आकृति के आधार पर जो भेद किए गए हैं वो किए गए हैं आपके तीन। इसमें होता है, एक स्वर होता है अग्र, एक होता है मध्य, और एक होता है पश्च। अग्र होता है ऐसे वर्ण आप लोगों के होंगे जिनका प्रयोग करने पे या उच्चारण करने पे जीव का आगे वाला हिस्सा प्रयोग होगा। इसमें ऐसा होगा बीच वाला हिस्सा मध्य वाला, और इसमें बाद वाला पीछे वाला हिस्सा जो आप लोगों का वो प्रयोग होगा। इसी में ही आपका फोर्थ टाइप जो आप लोगों का आता है वो आता है मुखाकृति के आधार पर। मुख की आकृति के आधार पर स्वर वर्ण के भेद वो होते हैं आपके चार। ये भी इंपॉर्टेंट है। सबसे डीप क्वेश्चन अगर आप लोगों को डालना होगा तो इन्होंने यहाँ से डालना है कि संवृत स्वर क्या होते हैं, सबसे इजी होंगे। फिर आता है आपका विपरीत क्या होते हैं, ये भी सबसे इजी होते हैं, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आते हैं अर्ध संवृत होते हैं, फिर अर्ध संवृत स्वर। फिर आते हैं आपके फोर्थ नंबर पे अर्ध विपरीत स्वर। तो ये सारे आप लोगों को स्वर पूछे जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों को आना शुरू होंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक ही कंप्लीट करेंगे जिसमें हम सब, ठीक है, जो मैंने पीछे की चीजें बताई हैं डिटेल में पढ़ने वाली हैं, आधा आधा घंटा लेक्चर लगेगा इनके ऊपर। आज हम एक छोटा सा कर लेंगे कि जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि मात्रा, उच्चारण या समय के आधार पर स्वरों के भेद कितने होंगे, तो मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप लोगों का आएगा ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर का एक अन्य नाम है जिसे कहा गया है लघु स्वर। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि लघु स्वर के बारे में बताओ। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर ही लघु होगा। लघु ऑप्शन में नहीं होगा तो एक मात्रिक होगा। एक मात्रिक अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो इसी को ही मूल स्वर कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन एक और समझ आ गया कि स्वर वर्ण के जो मूल भेद हैं वो कौन कितने हैं। तो मूल इनकी जो संख्या होती है वो होती है चार। कितनी है, चार। कौन कौन से हैं, अ है, ई है, ऊ है, और आप लोगों का री है। ठीक है, ये हो गए ह्रस्व स्वर। क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछेंगे कि ह्रस्व स्वर की इनमें से कौन सी उदाहरण है, या कितने होते हैं, चार होते हैं। दूसरे होंगे आप लोगों के, इनकी संख्या लिख लेना आप लोगों ने ऊपर ही, चार। दूसरे होते हैं आपके दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की संख्या होती है सात। मैंने टोटल कितने बताए थे, 11। तो कैसे 11 होंगे समझ जाएंगे आप लोग। दीर्घ स्वर को कहते हैं बड़े स्वर। बड़े स्वर को ही कहते हैं द्विमात्रिक। और इसके अलावा द्विमात्रिक को ही कहा जाता है संधि स्वर। सुना होगा कभी। या इनको संयुक्त स्वर, संधि संयुक्त एक ही बात होती है। ठीक है, सात संख्या मैंने आपको बताई, तो कौन कौन सी आप लोगों की बची थी, अ ले लिया इधर से, ई ले लिया, तो बड़ी ई ले लो इधर से। इसके अलावा हमने नहीं लिए थे, ऊ ले लिया, बड़ा ऊ ले लिया, ए ले लिया, ए ले लिया, ओ ले लिया, और औ ले लिया। ठीक है, ओ ले लिया, औ ले लिया आप लोगों का। ठीक है, अब ये हो गए द्विमात्रिक आप लोगों के। तो आप यहाँ से ये मत समझना कि इसके ऊपर तो एक ही मात्रा लगी है, तो ये भी समझो आप लोग, आ भी तो बना है, आ की एक और।
है ना, ओ बन गया। फिर मैंने आप लोगों से कहा प्लूत स्वर। तो ये हिंदी में तो आप लोगों की संख्या होती है 11, वो तो पीछे कवर होगी, तो ये कहीं संस्कृत का ही होगा। प्लूत स्वर को मैंने क्या कहा, विशाल। इसे ही मैंने कहा पवित्र। इसे ही मैंने कहा त्रिमात्रिक। ठीक है। तो कौन से होते, त्रिमात्रिक हुआ तो ये ओम। अब त्रिमात्रिक कैसे हो गया, ओ, उ और मा, तीन होगी ना मात्रा इसमें, तो ये ध्यान रखना। इसमें आप लोगों ने याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। ओके। ऐसे वर्ण आप लोगों के जिनका उच्चारण, ऐसे स्वर आप लोगों के जिनका उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता हो। ओम तो हम ऐसे बोलते हैं, बट इसे को रियल में कहा जाता है ओम। ठीक है, 3 गुना समय लगता है इनका उच्चारण करने में। और ये आप लोगों के मुख्य रूप से प्रयोग होता है संस्कृत भाषा में। तो ये पता लगा आप लोगों को क्या मैंने कहा, किस तरह से कहा, तो ये समझ आ गया होगा। तो इसी तरह से हम कल एक और क्लास करेंगे, तो इसी तरह मैं पढ़ाऊंगा। यहाँ तो मैं 10 से 15 मिनट का ही डेमो दूंगा, बट हम जब अपनी क्लास में पढ़ेंगे वहाँ से 40 से 45 मिनट, 1 घंटे की क्लास आप लोगों की रहेगी। कल जो आप लोगों को होंगे, अच्छा एक और चीज़ इसमें समझ लो, यहाँ पे डाउट लेके ही जाओगे, अदरवाइज मुझे मैसेज ही करोगे कि दीर्घ स्वर को ही संधि क्यों, स्वर क्यों कहा। क्वेश्चन पूछा जाता है डीप लेवल में, इंटरव्यू देने जाओगे कल को कॉलेज का, किसी भी जहाँ पे हिंदी का प्रयोग होगा, तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यूअर कि बताओ जो आपका दीर्घ स्वर होता है उसको संधि स्वर क्यों कहा जाता है ना। तो आज आप लोगों ने फर्स्ट टाइम लाइफ में सुना होगा कि संधि स्वर भी होता है और संयुक्त स्वर भी होता है। तो कैसे हम इनकी बात करें, तो ये किस तरह से आप लोगों के होते हैं, तो समझो। मैंने बनाए कौन कौन से, एक मैंने बोला था आ, एक मैंने बड़ी ई बोली आपको, एक मैंने बोला ओ, एक बोला मैंने ए, एक कहा मैंने ए, एक कहा इसके अलावा ओ, और एक बना हमारे पास औ। है ना, तो ये दीर्घ स्वर, संधि स्वर, संयुक्त स्वर, द्विमात्रिक स्वर, इनके अंतर्गत ये बोले जाते हैं ना। तो इनको ही कहा जाता है, इनको बड़े स्वर भी कहते हैं। तो समझो संधि कैसे हुई, अ, ये प्लस, प्लस साइन किसका साइन है, संधि का। ठीक है, अ प्लस अ बना आ, ई प्लस ई, यहाँ से एक और क्वेश्चन बना के जाएंगे हम आज, उ प्लस उ। ठीक है, अ प्लस ई, छोटी ई। ठीक है, तो कुछ यहाँ से आप लोगों को कुछ समझ आ रहा है। आपने देखा यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है, यहाँ ऊ है, यहाँ भी ऊ है। इससे एक और क्वेश्चन बन जाएगा, इनको क्या कहा जाता है, ऐसे वर्ण जो एक ही, मतलब ऐसे एक जैसे वर्णों से मिलकर जो आप लोगों के शब्द बनते हैं, वर्ण बनते हैं, इनको स्वर बनते हैं, उनको एक जातीय या सजातीय स्वर कहा जाता है। ये होते हैं एक जातीय या सजातीय स्वर। तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब यहाँ से चेंज होना शुरू हो गया, अ, छोटे ई, अ और ए, इससे ही मिलकर बन रहा है ना, ऊपर वाले से मिलकर बन रहा है। ये अ और ये ऊ से मिलकर बना, और ये अ और ये ओ से मिलकर बना, ये तीन, और चौथा ये आपको डिफरेंट दिखे, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ कोई और है, यहाँ कोई और है। तो ये होते हैं आपके विषम जातीय, या इनको अजातीय या विजातीय भी कहा जाता है। ये होते हैं विजातीय स्वर। एक और क्वेश्चन यहाँ से ये आप लोगों का क्रिएट हो गया कि हमें एक चीज समझ आई कि सजातीय, एक जातीय, विजातीय या विषम जातीय स्वर कौन से होते हैं, तो समझ आ गया आप लोगों के। संधि स्वर क्यों कहा इनको, क्योंकि ये वाले जो स्वर आप लोगों को सामने दिख रहे हैं, ये स्वर जो आप लोगों के हैं, दो वर्णों के मेल से मिलकर बने। एक इधर वर्ण था, एक इधर वर्ण था, है ना। तो ये कैसे बन रहे हैं संधि स्वर, तो ये दो वर्णों के मेल से मिलकर बन रहे हैं, तो इस कारण इनको संधि स्वर कहा। तो क्वेश्चन आ सकता है संधि स्वर का अन्य नाम क्या है, तो 5 नाम आपको मैंने गिना दिए। क्या क्या बताए, बड़े स्वर, द्विमात्रिक, संधि, संयुक्त या दीर्घ स्वर। तो याद रखेंगे तो आपके काम की चीज है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। अब एक छोटा सा रिवीजन ले लो, मैंने क्या कहा, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं, क्वेश्चन में आएगा एग्जाम, तो आपने कहना है 4।
ठीक है, दीर्घ स्वर कितने होते हैं आप लोगों ने कहना है 7। कुल स्वर कितने होते हैं? 7 + 4 11 हिंदी में। मूल स्वर आप लोगों के कौन कौन से हुए? तो मैंने लिखाया मूल स्वर होते हैं अ, ई, उ और री आप लोगों की। ठीक है। सजातीय स्वर कितने होते हैं? अभी मैंने आप लोगों को बताया सजातीय कितने हैं? 3। आ, बड़ी ई और बड़ा उ। ठीक है, तो ये याद रखना आप लोगों ने। बी जातीय कितने हैं? बी जातीय हमारे 4 हैं, ए ओ और औ। ठीक है, तो इनको भी मिला लो आप लोग। ठीक है, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बनेंगे। तो मैंने पीछे क्या कहा? मूल स्वर कितने हैं? 4। सजातीय कितने हैं? 3। बी जातीय कितने हैं? 4। टोटल मिला के कितने हो गए? 11। तो यहाँ से भी प्रूव हो गया कि हमारे पास 11 स्वर होते हैं, 11 वर्ण होते हैं, तो ये याद रखना। ओके, समझ आ गया आप लोगों को? कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो आप लोगों को मैंने एक और फैसिलिटी दी है, सर्विस दी है। 8350947171 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।